सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे और स्वागत है आपका मेरे एक और बिल्कुल नए वीडियो में। और ये जो पॉडकास्ट है इसका नाम रहेगा इनसाइट्स ऑफ आईआईटी जैम विद टॉपर्स। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपर्स को इनवाइट करेंगे और उनसे जानेंगे कैसे उनकी प्रिपरेशन की जर्नी रही और कैसा उन्हें फील हो रहा है रिजल्ट के बाद। तो सारे प्रिपरेशन की देखेंगे हम, अंदर की चीजें कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, और अगर आप एक नए एस्पिरेंट हो तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे शुरू करनी है, खत्म कैसे करनी है, क्या क्या सारी चीजें रहने वाली है पूरे साल भर में, वो चीजें हम जानेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है गणेश, जिनकी आईआईटी जैम 2021 में 463 रैंक रही। तो इनसे हम जानेंगे आज कि कैसे आपकी प्रिपरेशन थी, कैसे आपने शुरू की प्रिपरेशन, और क्या क्या सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और कैसे उन्हें दूर किया। सो गणेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका इस हेलो। पॉडकास्ट में। थैंक यू। हाँ, और इसके अलावा आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ इस आईआईटी जैम में इतने अच्छे मार्क्स लाके इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए। थैंक यू सर। तो गणेश, आप थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप अभी। जी सर, मेरा जैसे पूरा नाम है गणेश चंद्रशेखर सहस्त्रबुद्धे। मैं ओके। अकोला महाराष्ट्र से हूँ और यही के लोकल कॉलेज से मैं अपना 10th तक पास किया। फिर लोकल गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने 12th किया और यही के लोकल कॉलेज से ही मैं अभी अपनी बीएससी की डिग्री भी कंप्लीट कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ मैंने अन अकेडमी से आईआईटी जेएम की कोचिंग ली। ओके। तो आपका कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, एक दो दिन पहले, तो आपको कैसा लग रहा है अभी कि आपने इतनी प्रिपरेशन की और लास्ट में आप इतने अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए? रिजल्ट के बाद आपकी कैसी फीलिंग थी और अभी कैसा आप फील कर रहे हो? एक्चुअली सर, एक ड्रीम तो पहले से ही था। जैसे 12th में मेरा ड्रीम था कि मुझे आईआईटी जाना है, लेकिन कुछ कारणवश जैसे मेरा जेई एडवांस नहीं निकला, तो वो ओके। एक ड्रीम कहीं ना कहीं पे टूट गया था। तो हम्म। जैसे फिर आईआईटी जैम के बारे में जैसे ही पता चलता है, तो मैंने सीधा इसी के ऊपर पूरा फोकस किया। और जैसे अब रैंक आई है तो होप्स और ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आईआईटी तो मिलेगी ही मिलेगी। जी तो जी, हाँ। कहीं ना कहीं एक ड्रीम कंप्लीट होने की जो खुशी है वो खुशी महसूस हो रही है। जी जी, और आपको ये पता कैसे चला आईआईटी जैम के बारे में, कहाँ से पता चला? और कैसे ही पता चला कि हाँ, आईआईटीज में जाने का एक और ऑप्शन है? अगर आप आईआईटी जेई और जेई एडवांस नहीं निकाल पाते हैं तो उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास है। कहाँ से आपको पता चला और कहाँ से इसका मोटिवेशन आपको मिला, ये थोड़ा आप बता सकते हैं अगर? एक्चुअली ना सर, जैसे 12th में मैं सर से वगैरह डिस्कस करता था, तो सर बोले कि तुमको हमेशा ना कभी एक रास्ता मिलेगा। समझो तुमने 12th में आईआईटी नहीं निकाली, तो फिर ये ड्रीम रखना कि जब बीएससी में जाओगे, बीटेक में जाओगे, तो वहां के बाद एमएससी में एमटेक के लिए आईआईटी जरूर जाना। तो उसके लिए वो सर ने मेरे को गाइड किया कि भाई ये भी एग्जाम्स होती है, उसके बाद एग्जाम्स होती है। तो फिर मैंने सर्च किया गूगल पे वगैरह, तो मुझे काफी हम्म। एग्जाम्स मिली। और फिर उसमें से एक थी आईआईटी जैम, तो मुझे लगा कि चलो एक आईआईटी जैम है कि इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं, क्योंकि मेरे हम्म। सर ने ये बताया था कि आईआईटीज में भी फिजिक्स में हम रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन रास्ता पता नहीं था, तो हाँ वो हाँ। रास्ता आईआईटी जैम से पता चला। जी। हाँ, ये कई बार होता है हमारे पास, हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास एक गाइड नहीं होता है जो कि बता पाए कि आपके पास ऐसे रास्ते भी हैं। तो आपके पास वो सर थे जिनकी वजह से आप इस रास्ते पे आ पाए। तो कई और भी हाँ। टैलेंटेड लोग रहते हैं पर एक गाइड के अभाव में वो आ नहीं पाते आगे। तो ये काफी अच्छा लगा कि आपको एक ऐसे टीचर मिले जिनकी वजह से आप गाइड हो पाए और आगे बढ़ पाए। तो यार, आपकी अच्छी रैंक आ गई है तो आप अब ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहोगे और आगे आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं? अभी तो सर जैसे इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा डिस्कस किया नहीं है और सोचा ओके। भी नहीं है। अभी जैसे मेरा मेन फोकस है कि अभी जेस्ट के में कैसा परफॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि अभी जेस्ट नजदीक है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो जैसे फिर भी एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट मिल जाए आईआईटीज में तो खुशी रहेगी। जी, जेस्ट के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अगले महीने शायद से 11-12 अप्रैल को आपका एग्जाम है। सो ऑल द बेस्ट उसके लिए हाँ भी। हाँ। तो आपने जब आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कैसा आपका उस टाइम पे फेज रहा था, कैसे शुरू की थी और कैसे आपकी प्रिपरेशन चली थी थ्रू आउट द ईयर? और यानी आपका जब शुरू की वहां से रिजल्ट आने तक कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखा, वो उस बारे में अगर आप अपना पूरी जर्नी बता सके हमें।
जी, जी सर। जी। एक्चुअली मैंने ना अपने बीएससी के फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन चालू की थी। लेकिन अब ओके। उस टाइम तो कुछ आइडिया था नहीं, तो जैसे कॉलेज के कुछ सर से मैंने डिस्कस करा था कि सर जैसे मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ गाइड कीजिए। तो उन्होंने मुझे हुँ, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में वगैरह बताते रहे वो। फिर उसके बाद में कोचिंग का मटेरियल भी बताया उन्होंने काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। जैसे हुँ, फिर हुँ। मैंने स्टार्ट भी किया, जैसे मैंने रेसनिक हेलिडे से स्टार्ट किया था। लेकिन ओके। अब रेसनिक हेलिडे पूरी तो पढ़ी नहीं मैंने, 1-2 यूनिट ही पढ़े थे। हुँ, क्योंकि हुँ। तब तक मेरे को स्टैंडर्ड बुक्स कभी यूज़ नहीं की थी। तो वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसे बुक्स पढ़ते कैसे हैं। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने क्लिपनर से मैकेनिक्स के 4 यूनिट्स कंप्लीट किए। लेकिन कैसे हुँ, होता था हुँ। सर, जैसे बीएससी हम साथ-साथ में करते हैं, तो हाँ, कभी-कभी हाँ। क्या होता है कि कभी-कभी वो छूट जाता है, क्योंकि कैसे कॉलेज का वर्क रहता है, सेमिनार्स रहते हैं, फिर असाइनमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, हाँ, तो हाँ। उसके बीच में वो कभी-कभी टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे फिर लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के समय में मैंने फिर वो पूरा जो प्रिपरेशन का गैप था 2 साल का, वो पूरा भर ओके। दिया। फिर जैसे लॉकडाउन लगा तो मैंने सबसे पहले अपने नोट्स बनाए। नोट्स खुद से बनाए, तो उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर कंटिन्यूअसली मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैंने हुँ, हुँ। 2-3 घंटे जैसे मिलते थे कि अनअकैडमी लेक्चर्स भी करते रहे और साथ में पढ़ना भी था, नोट्स भी बनाने थे। तो हुँ, हुँ। 2-3 आवर्स की मैं स्टडी करता था, लेकिन वो रोज़ करता था। कि मैंने ओके। जैसे लास्ट ईयर मार्च में भी किया तो 2-3 घंटे किया, और जब जनवरी में आते-आते भी 2-3 घंटे की ही स्टडी करता रहा। वो हुँ, जो हुँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन की, वो शायद वो कहीं न कहीं मेरे काम में आई है। जी, जी, और फिर बिल्कुल। जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, तो मैंने सबसे पहले तो एक बार खुद से कोर्स कंप्लीट किया, हुँ, अनअकैडमी के हुँ। एजुकेटर से कोर्स कंप्लीट किया, फिर ओके। रिवीजन की, तो काफ़ी रिवीजन की मैंने आगे। तो वो तो रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लाइफ में। जी, जी। अनअकैडमी में कौन-कौन से टीचर्स से आप पढ़ते थे आईआईटी जेईई में? मैं मुबश्शिर सर से पढ़ा हूँ, आपके भी जी, लेक्चर्स किए थे मैंने। जी, उसके बाद में अमित सर के पास गया, काजल मैम से भी पढ़ा मैंने कुछ लेक्चर्स उनसे, भोज जी। सर से पढ़ा, विश्वजीत सर से भी कुछ लेक्चर्स किए थे, शानू ओके, सर है ओके। उनसे भी पढ़ा मैं कुछ दिन, सुनील सर हैं। सुनील ओके, सर से भी मैंने टीआई भर के बैच से जॉइन किया उनसे। ओके, ओके, ओके। तो यार देखो आप एक चीज़ यहाँ से भी सीख सकते हो कि किस तरह से गणेश ने लॉकडाउन का अच्छे से यूज़ किया, क्योंकि कई बार लोग ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार लॉकडाउन में हम घर बैठे हुए हैं, कुछ करने को नहीं है हमारे पास, कुछ काम नहीं है, कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ से सीख सकते हो कि आप कैसे अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उनको आप ग्रैब कर सकते हो। आपके पास लॉकडाउन में पूरा फ्री टाइम था, उसको आप अच्छे से पढ़ के यूटिलाइज कर सकते थे, जो कि गणेश ने काफ़ी अच्छे से किया, और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल। तो आप भी इस तरह से लॉकडाउन, क्योंकि 21 में अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई जगह फिर से लॉकडाउन हो सकता है। तो इस बार आप पहले से प्लान बना के रखिएगा कि इस बार लॉकडाउन में हमने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है और ये नई चीज़ें सीखनी है। ठीक, तो इसके अलावा यार आपका देखो जेम का बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर आपने मेन फोकस किया, जो जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन कौन से वो टॉपिक्स थे जो कि आप कहना चाहेंगे किसी नए एस्पिरेंट से कि ये पढ़ने जरूरी है, इनको आपने पढ़ना ही चाहिए, ऐसे कोई टॉपिक आप बता सके अपने अकॉर्डिंग? जैसे सर मैंने क्या किया कि पढ़ते टाइम ये ख्याल रखा, सबसे पहले मैंने एकदम से पूरा पढ़ना है कि 2 महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इस हम्म, स्ट्रैटेजी से नहीं चला। कि धीरे-धीरे 1 साल है अपने पास, तो उस साल में पूरे धीरे-धीरे एकदम से उस सिलेबस को कैच करते-करते मैं आगे चला हूँ। जी, जैसे जी। शुरू मैंने क्लिपबोर्ड से किया था, तो 4 यूनिट्स हम्म, मैंने पढ़े। क्वेश्चन्स तो लगाए नहीं थे, लेकिन 4 यूनिट्स मैंने पढ़ लिए। कि देखो जैसे मोमेंटम, कंजर्वेशन वगैरह टॉपिक्स है, छोटे-मोटे टॉपिक्स है मैकेनिक्स वाले। तो हम्म, अगर इनके लिए पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन्स अगर 12th लेवल से पढ़ते हैं, क्योंकि 12th लेवल के क्वेश्चंस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैम में तो काफी सारे क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा हम्म, जैम लेवल के लिए आगे बढ़ने से बेटर है कि 12th वाला पोर्शन थोड़ा सा रिवाइज करते चले, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस सेम है, हाँ, क्वेश्चन के हाँ। लेवल अलग है लेकिन सिलेबस सेम है। जो तो मैकेनिक्स एक का बार उस सिलेबस है वो तो सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर पूरा वही है। कर, हाँ, जैसे मैकेनिक्स ले लिया, हम्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लिया, हाँ, हाँ। थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस है, मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी सिलेबस है कि जो 12th लेवल का ही है, हाँ, सिलेबस हाँ। वही है।
तो मैंने एक बार उसको गो थ्रू किया। मैंने फिर जैसे एकदम से अगर आप 12th लेवल को छोड़ देंगे और एकदम से अगर आप बाइसर पे जाएंगे, बॉयल स्टेट के ऊपर जाएंगे, तो हम्म। कभी कभी वो लेवल मैच नहीं होती। तो इससे बेटर है कि वो एक लेवल मेंटेन करते जाए। जैसे अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो क्यों ना आप किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ ले, आपका बीएससी के बुक्स को पढ़ ले, या फिर ट्वेल्थ के कुछ हम्म। क्वेश्चन से लगा ले। इसके बाद जब आप 4 महीने 5 महीने उसके साथ रहेंगे, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स को ले, तो जिससे क्या होगा कि आपको एकदम से फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा प्रिपरेशन के दौरान। जो बिल्कुल काफी लोगों बिल्कुल। को फ्रस्ट्रेशन आता है कि भाई एकदम से स्टैंडर्ड बुक ग्रिफिथ सॉल्व करने बैठ जाते हैं काफी लोग, फिर हाँ क्वेश्चंस हाँ। नहीं लगते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन आता है। उससे बेटर है कि जैसे ट्वेल्थ मैंने किया, मैंने अपने हम्म। ट्वेल्थ के जो कोचिंग के नोट्स थे मैंने उन क्वेश्चंस को लगाया कि हाँ मेरे को अब इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं स्टैंडर्ड बुक्स को यूज करूंगा। ये मैंने चीज मैं वो चीज फॉलो की। सॉरी, ये चीज मैंने भी कई बार बताई है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है आगे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो और आप ये चीज पे बिलीव करते हैं कि किसी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो, यानी उसका सिलेबस, हाँ उसके प्रीवियस सर, क्वेश्चंस को देखकर ये आइडिया बिल्कुल लगे सर, कि ये एग्जाम बिल्कुल क्या है। कि जैसे मैं एक बात बताऊंगा आपको, जैसे आईआईटी जैम का सिलेबस है, काफी लोग जैसे एक सिलेबस में कॉम्प्लेक्स लिखा है, हाँ तो हाँ। आईआईटी जैम का कॉम्प्लेक्स और इसमें और फिर जेस्ट का कॉम्प्लेक्स, इन दोनों टॉपिक्स में काफी डिफरेंस है। जी काफी बिल्कुल लोग क्या करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं तो एनालिटिक फंक्शन भी पढ़ते बैठेंगे, कंटूर इंटीग्रेशन भी पढ़ते बैठेंगे, बिल्कुल लेकिन सही ये बात है। जैम के सिलेबस में नहीं है। तो हम्म। उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए फिर आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, उस एग्जाम के टाइम पढ़ना पड़ेगा। हाँ अगर आप हाँ। अभी से जैम के साथ उसको पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो गलत बात होगी। तो इसीलिए सिलेबस को हमेशा अपने साथ, सिलेबस के साथ चलना चाहिए। और कई बार हम सिलेबस में टॉपिक्स तो देख लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि ये टॉपिक पढ़ना किस तरह से। जिस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स बोला, तो सिलेबस में मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, शायद से लिखा हुआ है उसमें, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स लिखा हुआ है। तो उसे कई जी बार बच्चे जो है पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लेते हैं, जबकि जो जेम का सिलेबस है, जेम का जो एग्जाम है, वो सिर्फ बेसिक्स मांगता है कॉम्प्लेक्स के। तो वो चीज हाँ, आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही पकड़ी। इसी तो इसी के लिए सर पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। हाँ जब तक हाँ। पीवाईक्यूज नहीं करेंगे, अगर नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेना तो भी जरूरी है, क्योंकि हम्म। उसी से आइडिया होता है कि भाई एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमको कितना करना है। जब आपने पीवाईक्यूज देखे तो शुरू में उन्हें सॉल्व करते थे या सिर्फ देखते थे, और जब सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद उनको सॉल्व करना शुरू किया? मैंने सर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ना एक फॉलो किया है एक रूल। जैसे मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं सॉल्व करता हूँ। समझो हम्म। जैम का पेपर लिया मैंने, समझा 2015 का पेपर लिया, तो पहली सीटिंग में मुझसे समझो 60 में से 10 क्वेश्चंस हुए। हम्म। मैं 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, फिर मैं कुछ और पढ़ता था, कुछ दिन बाद फिर वही पेपर लेता था, फिर हम्म। आगे के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करता था। ऐसे करते करते मैंने पेपर्स को कवर किया है। एकदम से अगर करते बैठेंगे तो वो नहीं होती फिर। काफी लोग बोलते हैं कि हमसे पीवाईक्यूज नहीं लगते हैं, तो वो हम्म। इसीलिए नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें इन्वॉल्व नहीं है हम, वो एकदम से नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ये सही। एक रूल, मैं कभी भी जैसे अगर प्रैक्टिस भी करता हूँ घर पे, तो मैं यही हम्म। सोचता हूँ कि इस बुकलेट में 100 न्यूमेरिकल्स है, तो अभी जितने होते हैं पहले राउंड में हम कर लेते हैं। फिर जब वो टॉपिक छूट जाएगा फिर हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, तो हम्म। उसमें और क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाती है, जितनी बार रिवाइज करेंगे पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए आपको जो है रिवीजन भी करते रहना चाहिए। ये जी बिल्कुल सही। और बिल्कुल इसके अलावा आपने जैसा कि बताया अनअकैडमी पे आपने लेक्चर्स किए, उसके अलावा आपके क्या क्या सोर्सेज रहे प्रिपरेशन के दौरान? आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन कौन से ऑनलाइन मटेरियल्स आपने यूज किए थे? जैसे मटेरियल की बात करें तो सर एक्चुअल में मटेरियल सबके पास अवेलेबल है, तो वही हाँ। मटेरियल मैंने भी यूज किया था। और अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें ना, तो मैंने काफी गिनी चुनी बुक्स को यूज किया था। जो जैसे मैं अगर पॉपुलर सी बात बुक्स करूँ है। तो मैंने पर यूज किया था हम्म। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए। तो पूरा नहीं किया मैंने, जैसे 2 ही यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स के वहां से करे।
हम्म। उसके बाद में मैंने RN चौधरी को लिया, जहां से मैंने इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के, वेव्स के, ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस काफी किए। उसके हम्म। बाद में VK मेहता लिया। VK मेहता से मैंने ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चंस किए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चंस किए। उसके बाद में मैंने वहां से डिजिटल के कुछ क्वेश्चंस किए। फिर मैंने जैसे क्लिपनर यूज किया था, जहां से मैंने 4 यूनिट्स मैकेनिक्स से अच्छे किए। मैकेनिक्स के, मैंने पायसर, एक बुक जो मैंने पूरी पढ़ी है जो है पायसर, मुझे काफी अच्छी लगी है बुक। उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, मैंने वो बुक पूरी मॉडर्न पढ़ी है। फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैं हम्म। वो रेकमेंड करूंगा कि वो बुक्स काफी अच्छी है। तो मैंने इतनी ही बुक्स को फॉलो किया था, ज्यादा बुक्स के पीछे मैं भागा नहीं। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो है मेरे पास, जो 11th 12th का जो जेई नीट का मटेरियल था, वही से लगाए थे, और बस वही से प्रैक्टिस की थी, PYQs लगाए थे। ओके। और जो बाइजर की आपने बात की, उसमें मैं बता दूं कि अगर आपको इंडियन बुक्स पढ़ने का, यानी आपको इंडियन ऑथर्स की बुक समझ आती है, तो आपको बाइजर भी समझ आ जाएगी, क्योंकि उसमें इस तरह की लैंग्वेज है कि वो ऐसा लगता हाँ है कि सर किसी बिल्कुल, इंडियन ऑथर की ही बुक है। तो काफी आसान सी लैंग्वेज है, आपको एकदम समझ इजी में। लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है वहां से, हम्म। कोई भी समस्या नहीं। और उसमें कई सारे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स की आप बात करें तो क्वांटम तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो और इसके अलावा आपने जैसा कि बोला मैं, कि आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करते थे, तो क्या लगता है आपको कि कहाँ से किसी को अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है तो कब उसे शुरू करनी चाहिए, और कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को? आईआईटी जैम के अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, तो किस ईयर में शुरू होनी चाहिए, और कितना टाइम उसे देना चाहिए, और डेली कितना टाइम देना चाहिए, कितना घंटा जो है उसके लिए आपको डिवोट करना चाहिए? एक्चुअली सर, अगर समझो आप BSc के फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करते हैं, तो हम्म। आपके पास 3 साल का काफी लंबा चौड़ा टाइम मिलता है। तो जो टाइम अगर आपको यूटिलाइज करना है, तो आप काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि अगर आप PSc के फर्स्ट ईयर से यूज कर रहे हैं टाइम को, तो हम्म। सबसे पहले आप मटेरियल को इकट्ठा कीजिए। फिर फर्स्ट ईयर में है तो 12th के कुछ टॉपिक्स, जो 12th की बुक है, 12th का नॉलेज है, उसको रिवाइज कीजिए। जैसे आप सेकंड ईयर में आते हैं, तो आपके पास मटेरियल भी होता है, आपके पास 12th का नॉलेज भी होता है, तो हम्म। BSc के नॉलेज के ऊपर आइए। और जब थर्ड ईयर में आते हैं, तो थर्ड ईयर में तो कुछ गिने चुने टॉपिक, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे क्वांटम बचा होगा, कुछ का स्टैटिस्टिक्स बचा होगा, कुछ का इलेक्ट्रॉनिक्स बचा होगा, ऐसे 2-3 गिने चुने टॉपिक्स ही बचते हैं। तो बाकी हम्म। सिलेबस आपका कवर हो जाता है, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए थर्ड ईयर बचता है। तो जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट ईयर में हैं, उन्होंने हम्म। जिस दिन से भी स्टार्ट करे वो सही रहेगा उनके लिए। फिर उन्होंने काफी अच्छे से उस टाइम को यूज करना चाहिए, और काफी अच्छी रैंक के लिए, मुझसे भी हम्म। अच्छी रैंक के लिए उन्होंने प्रिपरेशन करनी चाहिए। समझो जो सेकंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, जिनका 22 में एग्जाम है, हम्म। 23 में एग्जाम है, तो उनके पास भी अभी भी समय है। समय कभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। जो 22 में देंगे, उनके पास 1 साल का समय है। तो अभी भी अगर वो चाहे, तो यहाँ से 6 महीना 7 महीना वो कंप्लीटली थ्योरी पढ़े, अच्छे से थ्योरी पढ़े, नोट्स बनाए, फॉर्मूला को रिवाइज करे, फॉर्मूला बुकलेट्स बनाए। इसके हम्म। बाद जब वो 6-7 महीने बाद जब खुद को देखेंगे, तो उनके पास काफी अच्छा मटेरियल होगा, एक्सपीरियंस होगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। तो हम्म। वहां से उन्होंने फिर टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट सीरीज जो उन्होंने देनी चाहिए, वो अनअकैडमी में देनी चाहिए, क्योंकि हम्म। अनअकैडमी ने काफी अच्छी टेस्ट सीरीज ली है, और बहुत लंबी टेस्ट सीरीज ली है। और माफ कीजिए, मैं भी बता दूं कि स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये जो गणेश जो भी कुछ बता रहे हैं, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जी। हाँ सर बिल्कुल। जी जी। और इसके अलावा जैसे कि आपने बोला फर्स्ट ईयर से शुरू करनी चाहिए, तो मान लीजिए किसी को अगर सेकेंड ईयर या फाइनल में आके पता चलता है कि एक आईआईटी जेएम भी ऐसा कोई एग्जाम है जहाँ से हम आईआईटी से एमएससी अपना मास्टर्स कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए देर हो चुकी है कि अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे, या वो अभी भी कर सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, जिस दिन पता चले उस दिन से स्टार्ट करना चाहिए। सर बोलते ही है ना, जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल तो बिल्कुल, बस एकदम सही उसको बात। को फॉलो करें। और इससे कई बार जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतना आपको बाद में पछतावा कम होता है कि यार मैंने उस टाइम पे शुरू क्यों नहीं की प्रिपरेशन। और फिर आपको जो है गैप लेने की नौबत आ जाती है कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो तो 1 साल का फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ता है। उसकी नौबत ना आए, इसके लिए हाँ कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू अपनी प्रिपरेशन को कर लें। एक तो
इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो उसमें कई बार ये होता है कि हम पढ़ते पढ़ते जो है बोर हो जाते हैं काफी। तो आपको कुछ जी बिल्कुल। रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ फ्री टाइम चाहिए होता है, तो आप उस फ्री टाइम में क्या करते थे जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? जैसे कई लोगों को म्यूजिक पसंद होता है, कहीं को डांस, तो ऐसा आप क्या करते थे अपने फ्री टाइम में? मैं काफी टाइम ना सर जैसे एफएम पे गाने सुनता था, जैसे किशोर कुमार ओके। या मोहम्मद रफी के। मैं इनके काफी सारे गाने सुनता था जब भी मेरे को ऐसे फ्री टाइम मिलता था या कुछ होता था। हम्म। और वैसे लॉकडाउन में था हमारा प्रिपरेशन, तो काफी समय दूरदर्शन पे काफी अच्छे अच्छे सीरियल चालू थे। हाँ हाँ, उस जैसे टाइम पे रामायण था, रामायण वगैरह। महाभारत था, हम्म। विष्णु पुराण या फिर श्री कृष्णा भी था। तो हम्म। आज भी अगर मैं शाम को 6 बजे का टाइम शक्तिमान के लिए रिजर्व रखा है कि दिन में ओके। एक सीरियल में खुद देखता हूँ जिससे मुझे रिलैक्स फील होता है। हाँ हाँ। तो आपको और क्या लगता साथ है ही सर मेरे जैसे है, ये चीजें क्या कितनी जैसे जरूरी एक है बात पढ़ाई मैं के साथ बोलूंगा साथ? आपको, जी ये हाँ, चीजें बताइए। बहुत जरूरी है। क्योंकि हम्म। क्या होता है सर, काफी टाइम जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक बार एक लेवल आती है कि भाई जैसे आप इससे आगे नहीं पढ़ सकते। जैसे दिन में समझो 1 घंटा पढ़ लिए, 1.5 घंटा पढ़ लिए हम्म। कंटिन्यू में, तो फिर लगता है कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ अलग चाहिए। हम्म। तो इस चीजों के लिए काफी अच्छा है कि जैसे थोड़ा बहुत 15-20 मिनट या 1 घंटा, समझो 1.5 घंटा स्टडी की, 1 घंटा रिलैक्स कर लिए, तो कोई हम्म। बड़ी बात नहीं, वो करना चाहिए हमेशा। फिर हाँ। जैसे थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए, हम्म। नहीं तो कंटिन्यू पढ़ नहीं सकेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हम थोड़ा सा गेम खेल लें, थोड़ा सा टीवी देख लें, थोड़ा सा खेलने चले जाएं बाहर, तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट वो आपका थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट है, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो और ज्यादा मन लगाकर आप पढ़ सकेंगे। तो इसके अलावा कितना आप पढ़ते थे? अगर हम डेली स्टडीज की बात करें तो कितना घंटा आप पढ़ाई को देते थे जब आप प्रिपरेशन के दौर में थे? मैंने सर लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ाई की है, जैसे खुद की पढ़ाई। कभी कभी 4 घंटे पढ़ लिया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि जैसे काफी लोग बोलते हैं कि भाई दिन में 14 घंटे पढ़ने चाहिए, 15 घंटे, तो ये हम्म। हर किसी का अपना सोच है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आईआईटी जेम के एग्जाम इतनी भी टफ नहीं है कि आपको दिन में 10-10, 15-15 घंटे पढ़ने चाहिए। बिल्कुल दिन में आप अगर 2 से 3 घंटे अच्छे से भी पढ़ते हैं और रेगुलर बिल्कुल। किसी कोचिंग में जाते हैं या किसी कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे भी जो पढ़ाते हैं उसको छोड़ के 2-3 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके हम्म। लिए काफी अच्छा है। जी जी जी। तो अगर आप चाहें, किसी को बताना चाहेंगे कितना पढ़े, तो क्या इसका कोई आइडियल आंसर है कि आपको दिन भर में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? आपको क्या लगता है? ये सब बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऐसे कुछ लोग हम्म। होंगे कि जिनको 1 घंटा पढ़ने से भी वो आईआईटी जेम निकाल दी, और ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो 10-10 घंटे पढ़े हैं लेकिन उनका आईआईटी जेम नहीं निकलेगा। तो ये हम्म। हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जैसे हाँ मैंने बिल्कुल। बोला कि मैं 2-3 घंटे पढ़ता था, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। तो वो बोलेंगे कि हमने तो ज्यादा पढ़ लिया, तो हमको क्या हाँ। कम पढ़ना चाहिए था? ये हर पर्सन का अपना एक माइंडसेट रहेगा कि उसको कितना पढ़ना है। हम्म। और इसमें एक और चीज मैं बताऊं कि इसमें क्वांटिटी से ज्यादा आपकी क्वालिटी मैटर करती है, कि आप जितना टाइम दे रहे हो उसमें कितना आपका क्वालिटी टाइम है। यानी आप 4 घंटे बैठो, 2 घंटे जी आपने जी मन सर। लगा के पढ़ा, तो आपका 2 ही घंटा जो है वो काम का है। जी। तो अगर मैं बात करूं गणेश का, ग्रेजुएशन के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान एक पूरा दिन, तो वो कैसा रहता था? जब आप प्रिपरेशन करते थे उस दौरान कैसा एक पूरा दिन आपका रहता था, सुबह उठे से शाम तक? थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता सकें अगर, कि इस तरह का दिन जैसे रहना चाहिए। लॉकडाउन से पहले ना सर, हाँ एक, लॉकडाउन से पहले। हाँ हाँ, लॉकडाउन से पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, एक नॉर्मल दिन जो होता है, नॉर्मल दिनचर्या जो होनी चाहिए एस्पिरेंट की, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो, जैसे आपकी थी। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठता था। तो हम्म। सुबह उठ के मैं 1-1.5 घंटा सुबह पढ़ता था। उसके हम्म। बाद में फिर कुछ कॉलेज का वर्क कर लिए। फिर जैसे 10 बजे से मेरा कॉलेज जाना रहता था, तो फिर कॉलेज गए तो पूरा कॉलेज में भी मन लगा के पढ़ लिए। फिर हम्म। उसको घर पे आने रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी। फिर जब एग्जाम जाते थे तो उस टाइम ही हम पढ़ते थे। तो कॉलेज में जैसे हमारे सर काफी अच्छे थे, तो उनसे हम पूरा मन लगा के वहीं पे पढ़ लेते थे। तो जब हम्म। 10 से 5 हमारा कॉलेज निकल जाता था, तो फिर घर आके कभी प्रैक्टिकल कर लिए, कभी मतलब एक कॉलेज का वर्क कर दिए। तो थोड़ा टाइम हम
जैम के लिए रखते थे और थोड़ा टाइम हम कॉलेज के लिए रखते थे। हम्म। यही मेंटेन सबको करना है क्योंकि सबके कॉलेज भी खुल रहे हैं। तो हाँ हाँ। पूरा अब जैम के डेडिकेशन से कि हम अभी जैम का ही पढ़ेंगे, कॉलेज का नहीं पढ़ेंगे, या हम पूरा हम्म। कॉलेज का ही पढ़ेंगे उससे ही जैम होगा, तो ये नहीं, आपको थोड़ा सा समय जैम को भी देना पड़ेगा, थोड़ा समय आपको कॉलेज को भी देना कॉलेज को। पड़ेगा। तो कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग जो कॉलेज की क्लासेस हैं, अगर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो? कॉलेज के क्लासेस वैसे इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि हम्म। आपको मिनिमम 55% नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर ईयर 1 आ जाए और वहां पे आप फेल हो गए तो आपको एडमिशन मिलेगी। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। कॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो आपका तो पूरा 3 साल का रूटीन आई थिंक सेम ही होगा। जी सर। ओके, तो यार ट्राई कीजिए कि आप कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड करें। बट कई जगह ये होता है कि आपके कॉलेज में क्लासेस जो होती है वो रेगुलर नहीं चल पाती है। सो उसके लिए आप अगर चाहें तो कॉलेज की क्लासेस नहीं भी अटेंड कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कॉलेज की क्लासेस नहीं भी लें तो हाँ जैम का सर, जो सिलेबस है कभी वो ऐसा कॉलेज से ही होता मैच है करता कि है? जैसे किसी सर के लेक्चर्स हमको नहीं पसंद आते, या कभी कभी बहुत टाइम पास होता है, लेक्चर्स नहीं होते क्योंकि कॉलेज के सर को भी उनके काम रहते हैं, तो कभी कभी वो लेक्चर्स नहीं ले पाते। हम्म। तो उस समय में हम कॉलेज की लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो हम्म। अगर घर पे नहीं होता है प्रिपरेशन, तो वो जो टाइम है, जब हमको टाइम मिलता है कि भाई लेक्चर नहीं है या फिर लेक्चर और प्रैक्टिकल के बीच में गैप है, तो कुछ टाइम वहां पे मिल रहा है, तो हम उस टाइम को यूज कर सकते हैं आईआईटी जैम पर्पस। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का कॉलेज जो है उनसे घर से काफी दूर रहता है, हम्म। तो उनके बीच में घर से जाने आने में भी काफी समय निकल जाता है। तो वो बिल्कुल लोग क्या बिल्कुल। कर सकते हैं कि अपने घर से निकलते टाइम और कॉलेज पहुंचते का बीच का रास्ते का जो टाइम है, वहां पे वो जी जी। फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अब बिल्कुल खुद सही। अकेले अकेले में ही छोटे मोटे कंसेप्ट फॉर्मूले खुद को सुनाई दे इतनी आवाज में भी हम रिवाइज करते चले, तो भी कोई हम्म। बुरा नहीं है, हम टाइम को यूज कर रहे हैं। तो जिनको टाइम को यूज करना नहीं, मतलब नहीं जम रहा है, वो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जी जी। जी हाँ, और अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो मतलब अगर आप बहाने ढूंढेंगे तो बहाने तो आपको कितने भी मिल जाएंगे, और अगर आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते, जो चीज़ आप ढूंढेंगे वही आपको मिलेगी। बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि थ्योरी और जो आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी जैम के लिए? सर थ्योरी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब खाली आईआईटी जैम के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम हो, थ्योरी हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब किसी को थ्योरी आती है तभी वो न्यूमेरिकल्स लगा पाएगा। हम्म। अगर मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा है थ्योरी का अच्छे से, समझो मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही कंसेप्ट पढ़ा है, तो मैं हम्म। उसके ऊपर के 10 न्यूमेरिकल्स लगा पाऊंगा। लेकिन बिल्कुल। अगर मैंने 50 भी न्यूमेरिकल्स किसी टॉपिक के लगा लिए, फिर भी मैं वो टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके हम्म। पीछे जो थ्योरी है वो मुझे नहीं आती, मुझे खाली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम के लिए आपको थ्योरी ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और थ्योरी तो आप पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहें या किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के अंडरलाइन करके हाईलाइट करके उसी को आप रिवाइज करना चाहें, तो क्या आपको बेटर लगता है? आपको नोट्स कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो? क्या जरूरी है नोट्स बनाने, या बिना नोट्स के भी काम चल सकता है? वैसे मैं दोनों बात बताऊंगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम्म। कभी कभी जो पढ़ लेते हैं वो उनको पूरा याद रहता है, तो हम्म। उनके लिए नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं, तो जैसे मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, तो हम्म। मैंने एक दिमाग लगाया, मतलब मेरे सर ने मुझे एक बताया थी चीज। जैसे मेरे सर ने मेरे को बताया कि भाई तुम जो है तुम 4 बुक्स को यूज कर रहे हो, तो बेटर हम्म। रहेगा कि किसी एक बुक को स्टैंडर्ड बनाओ, और उस बुक के उसे अच्छे अंदर से। जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं उसको नोट डाउन करते चलो। तो मैंने वही चीज फॉलो की। मैंने जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था, जैसे 11 12 के नोट्स थे, कुछ एमटीजी के जो मैगजीन्स आते हैं वो मैगजीन्स थे मेरे पास, कुछ कोचिंग का मटेरियल था, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की पीडीएफ्स थी मेरे पास, तो मैंने उसको लिया, इस लॉकडाउन के टाइम में बैठा और खुद के नोट्स बनाए। क्योंकि आखिरी टाइम पे जब आप रिवाइज करते बैठोगे, तो आपके खुद के नोट्स जो होंगे वो काफी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हाँ हाँ। उनके ऊपर आपने खुद मेहनत की है।
तो आपको वो ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने कैसे लिखा है, क्योंकि बिल्कुल। एक बार लिखेंगे तो दो बार पढ़ेंगे, एक बार बुक से पढ़ेंगे फिर लिखते टाइम भी फिर लिखते पढ़ेंगे। टाइम पढ़ेंगे। तो खुद के नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ। ओके, और कोई अगर दूसरे के नोट्स से पढ़े तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? आपने कभी दूसरे के नोट्स यूज किया नहीं किए, पहले तो ये बता दीजिए आप, कि कई मटेरियल्स हाँ जी, मिलता है बिल्कुल कहीं। भी यूज किया है, जैसे काफी बाहर का मटेरियल भी यूज किया है, मैंने ओके। दोस्तों से भी नोट लिए हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि उनके पास कुछ लिखते समय गलतियां हो जाती है, हाँ हाँ। तो वही गलती हम रिपीट कर देते हैं। कभी कभी हम्म क्या होता है, किसी का मटेरियल में कुछ चीजें कम रह जाती है टॉपिक से, जब हम्म हम दूसरी जगह से पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे हमने वहां से पढ़ा था तो वो चीजें कम थी। हम्म। तो फिर एग्जाम के टाइम पे हम ये सब याद नहीं रह पाएंगे कि समझो हाँ मैंने हाँ। किसी कोचिंग ए से एक टॉपिक पढ़ा था और कोचिंग बी से मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तो हम्म। फिर एग्जाम टाइम मुझे ये थोड़ी ना याद रहेगा कि मैंने कौन से कोचिंग से कौन सा मटेरियल पढ़ा था, कौन सा बिल्कुल टॉपिक पढ़ा बिल्कुल। था। उससे बेटर है कि टोटल अपनी खुद की नोट्स बने। हम्म। और ये चीज मैंने भी कई बार बताई होगी कि आप जब दूसरे के नोट्स यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यही होता है जो आपने बताया, कई चीजें मिस होती है। क्योंकि हम जो नोट्स बनाते हैं या जिस दूसरे बंदे के हम नोट्स पढ़ रहे हैं, उसने वो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हुए हैं। उसे जो चीजें लिखने की जरूरत नहीं लगी वो उसने नहीं लिखी। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको भी नहीं मिलने वाली है। ये बहुत सिंपल सी ये चीज है बिल्कुल और सही, ये ये समझनी बिल्कुल बहुत सही जरूरी बात है। है। जी। तो अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई नया एस्पिरेंट आ रहा है आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसे आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई ऐसा मूल मंत्र हो, कोई ऐसी एक लाइन हो जो आप उसे बोलना चाहें, जो कि उसे अपने प्रिपरेशन के दौरान रखनी चाहिए अपने साथ, जो कि उसे मोटिवेट रखे? जैसे अगर कोई नया बंदा आ रहा है प्रिपरेशन के लिए, हम्म तो उसने बस एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, कि हम्म जितना भी काम है आज का काम आज ही कर लेना। जिससे क्या होगा कि कल के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। समझो हम्म। आज मुझे 2-3 घंटा पढ़ना है तो आज ही 2-3 घंटा पढ़ना है। समझो कभी कभी हम 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कभी कभी हम पढ़े ही नहीं। हम्म। क्योंकि कैसे होता है कि अगर हम एक दिन नहीं पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत आलस भी आ जाता है कि भाई जान दो हाँ फिर कल हाँ। पढ़ लेंगे ऐसा वैसा। तो ये कंसिस्टेंटली टाल कम मटोल से वाली कम बात। पढ़ना नहीं भी है हम्म। तो उस दिन कम से कम कुछ टॉपिक तो रिवाइज ही कर लो, आधा घंटा ही रिवाइज कर दो, लेकिन कर दो। बस कंसिस्टेंट रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, ये जो लिंक है वो टूटनी नहीं चाहिए जो आप रोज पढ़ रहे हैं। और बीच में रेस्ट कितना जरूरी है? जैसे कई बार संडे को रेस्ट ले लेते हैं, तो वो जरूरी है या उस दिन भी थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग? मैं ये कहूंगा कि संडे कुछ लोग कैसे सोमवार से शनिवार तक पूरा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हम्म। तो संडे को वो रेस्ट लेते हैं तो सही बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हम्म संडे को पूरा रेस्ट मत लो। अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज करो, या फिर हम्म। अगले सोमवार से अगले शनिवार तक का प्लानिंग कर लो। ये हम्म। प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपको हमेशा आपके अगले 7 दिन का या अगले महीने का या किसी टॉपिक को खत्म करने का वे पता होना चाहिए। तो हम्म। हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग वो प्लान रेडी रखना चाहिए। और किसी को रेस्ट समझो 1 घंटे बाद चाहिए, किसी को दो हम्म। घंटे बाद चाहिए, किसी को कंटिन्यूअसली वो पढ़ सकता है तो उसको 2-3 दिन बाद वो रेस्ट लेगा कि मैंने 2-3 दिन अच्छे से टॉपिक को पढ़ लिया, फिर अब मैं हम्म। एक दिन रेस्ट लूंगा, एक दिन उस टॉपिक को रिवाइज करूंगा। तो ये हर पर्सन ने अपना अपना खुद का एक प्लान बनाना चाहिए। अपने आप को जानना चाहिए सबसे पहले कि मुझे क्या जरूरत है। जी बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो इतने ही सवाल थे मेरे। ये काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको फिर से, और थैंक यू सो मच हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। और विश यू ऑल द थैंक यू वेरी सर, बेस्ट आपके आपने फ्यूचर के मुझे लिए। बुलाया इसलिए आपका भी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा आपको कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, आप सभी जगह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इस वीडियो को यार शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, जितने भी लोग IIT जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इसे शेयर कीजिएगा। हमने यहाँ पर काफी सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं गणेश से, और इसके अलावा हम कई सारे और टॉपर्स को यहाँ पे इनवाइट करेंगे, उनसे भी उनके एक्सपीरियंसेस लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको सभी के नोटिफिकेशंस आ जाएं, उसके लिए बेल आइकन भी दबाए रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक भी कर देना इसको, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। कमेंट करके बताओ कोई और अगर आपको सवाल है, सुझाव कोई आपको देना है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गणेश थैंक यू सो मच once again for coming to this YouTube channel. Bye bye, good night and take care.